Let's start with a new chapter in financial management, that is capital structure. So to begin with, what is capital? Capital क्या है? कैपिटल का कंसेप्ट समझने के लिए आपको ये जानना है कि जब ओनर बिजनेस में, दिस इज ओनर एंड दिस इज बिजनेस, ओनर बिजनेस में कुछ भी कैश या फिर एसेट्स जब इंजेक्ट करता है तो ऐसी कैश और एसेट्स को आप कैपिटल कहते हैं। अब जो टोटल कैपिटल है वो आती कहाँ से है? कैश या फिर एसेट्स के लिए जो फंड्स हैं वो कहाँ से आते हैं? सो टोटल कैपिटल जो है दैट कम्स फ्रॉम टू सोर्सेस। दो तरह से आती है आपकी टोटल कैपिटल। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस and another one is long term sources of finance. शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में जो कैपिटल आती है दैट कम्स फ्रॉम, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओवरड्राफ्ट, बिजनेसमैन ओवरड्राफ्ट लेता है बैंक से, वहां से आपको शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर के लिए पैसा मिल जाता है। या फिर बिजनेसमैन जो है वो बिल्स डिस्काउंट करवाता है, उससे पैसा मिल जाता है। बिल डिस्काउंटिंग आप 12th क्लास से करते आ रहे हैं। बिल्स डिस्काउंटिंग से आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मिल जाता है जो आप बिजनेस में इंजेक्ट कर देते हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, आप कस्टमर्स को उधार पे सामान बेच देते हैं, सॉरी उधार पे सामान कस्टमर से खरीद लेते हैं, वहां से आपको फंडिंग हो जाती है। या फिर आपको बैंक से शॉर्ट टर्म लोन मिल जाता है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन लेस देन 1 ईयर के लिए। ये सब है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इन शॉर्ट टर्म सोर्सेज से आपको पैसा मिलता है जो कि आप बिजनेस में इंजेक्ट कर देते हैं जिससे कि आपका बिजनेस चलता रहे। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज के क्या एग्जांपल्स हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में वी हैव शेयर्स। जो बिजनेस है वो शेयर्स इशू कर देता है, बिजनेस डिबेंचर्स इशू कर देता है, या फिर बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बैंक लोन मोर देन 1 ईयर। आपने 2 साल का बैंक लोन ले लिया, 3 साल का बैंक लोन ले लिया, दैट कम्स अंडर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब ये तो है जी कंसेप्ट कैपिटल का, और कैपिटल के लिए पैसा आता कहाँ से है? कम्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब अगर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करें, देखिए हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करनी है। जब हम ये देखते हैं कि बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रोपोर्शन में है, ठीक है जी। अब हम यहां पर फोकस करेंगे, वी हैव टू फोकस हियर। कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए इसकी बात करते हैं। नहीं है मैडम। अब जब हम इन लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की प्रोपोर्शन देखते हैं, द प्रोपोर्शन बिटवीन लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, आपकी टोटल कैपिटल में शेयर्स की प्रोपोर्शन कितनी है, डिबेंचर्स की और बैंक लोन की प्रोपोर्शन कितनी है, इसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। वी कॉल इट कैपिटल स्ट्रक्चर। जब आप देखते हैं कि आपकी टोटल कैपिटल में शेयर्स की रेशो कितनी है, डिबेंचर्स की रेशो कितनी है और बैंक लोन की रेशो कितनी है, और इन टोटल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कितने हैं आपकी टोटल कैपिटल में, उसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यदि हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करें तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 2 तरह से आते हैं आपके पास। Long-term sources of finance are of 2 types. The first one is the owners or proprietors funds,
जो मालिकों का पैसा है, ओनर्स या प्रोप्राइटर्स फंड्स, वो एक पार्ट है इसका, एंड द अनदर वन इज द बोरोड फंड्स, जो आपने उधार पे पैसा उठा रखा है, दैट इज बोरोड फंड्स। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए आप बिजनेस में इंजेक्ट करते हैं, वो 2 तरह के हैं, ओनर्स फंड्स एंड द बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड्स में आपके पास इक्विटी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग्स? पिछले कई सालों से जो आप अर्निंग्स को सेव करते हुए आ रहे हैं, दैट आर रिटेन अर्निंग्स, जिनको आप रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कहते हैं। सो ये सब फंड्स हैं जो कि ओनर्स फंड्स हैं। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट बोरोड फंड्स, वी हैव लॉन्ग टर्म डेट्स, कुछ उधार हैं जो आपने कहीं से ले रखे हैं, बैंक से या फिर कहीं और से, जो लोन्स ले रखे हैं, और आप डिबेंचर्स इशू करते हैं टू द पब्लिक। ये बोरोड फंड्स हैं, एक तरह से उधार का पैसा है जो आपने अपने बिजनेस में लगा रखा है। सो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड्स में इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, एंड बोरोड फंड्स में वी हैव लॉन्ग टर्म डेट्स एंड डिबेंचर्स। तो जब भी आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर जो फंड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, तो आपको ये देखना होता है कि किसी भी सोर्स ऑफ फंड के साथ, तो आप सोर्स ऑफ फंड रेज कर रहे हैं, ओनर्स फंड्स हो या फिर बोरोड फंड्स हो, आपको 2 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। क्या? रिस्क एसोसिएटेड विद द सोर्स ऑफ फंड एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड। रिस्क का मतलब क्या है? जोखिम, कि कितना जोखिम उस फंड के साथ, उस सोर्स के साथ अटैच्ड है, एंड कॉस्ट मींस उस सोर्स ऑफ फंड को रेज करने की लागत क्या है, क्या खर्चा आएगा। ये 2 चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी है जब आप कोई भी सोर्स ऑफ फंड रेज करने की कोशिश करते हैं। कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जो कि लेस कॉस्टली होते हैं लेकिन रिस्की ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स, अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स आर लेस कॉस्टली, लेकिन यहाँ पे रिस्क ज्यादा रहता है। क्यों? ऐसा क्यों है? देखिए, डिबेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। यदि आपने पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करे हैं तो उन डिबेंचर्स के ऊपर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। अब ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मान लीजिए 10% है, लेकिन यहाँ पे रिस्क क्या है? व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द डिबेंचर्स? कि आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको ये 10% देना ही देना है। कभी कोई साल ऐसा भी होता है या कोई सीजन ऐसा भी आता है जब आपके पास पैसे नहीं होते या फिर आपको प्रॉफिट नहीं आता, उस केस में भी आपको इन डिबेंचर्स के ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी है। इसीलिए जो डिबेंचर्स हैं उनको रिस्की माना जाता है, इसके साथ रिस्क ज्यादा एसोसिएटेड होता है। लेकिन यदि हम बात करें शेयर्स की, जो शेयर्स हैं दे आर मोर कॉस्टली ज्यादा होते हैं बट लेस रिस्की। यहाँ पर ऐसा क्यों है? कॉस्टली क्यों है? देखिए, शेयर्स के ऊपर कंपनी आपको देती है डिविडेंड। ये जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है दैट इज हायर। डिबेंचर्स के ऊपर आपको पता है कि आपने फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, लेकिन डिविडेंड जो है वो पर ईयर चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट्स हैं तो आप हो सकता है 20%, 30%, इससे ज्यादा डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिस्क है वो कम होता है। क्यों रिस्क कम होता है? क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई भी फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं है। अगर प्रॉफिट होगा तो आप डिबेंचर, आप डिविडेंड दे देंगे,
और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड देना आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। सो यहाँ पर जो रिस्क है, दैट रिस्क एसोसिएटेड है वो कम है, लेकिन डिबेंचर्स में रिस्क एसोसिएटेड ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फिक्स्ड लायबिलिटी है, जबकि डिविडेंड पे करना आपकी फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं है, इसलिए जो शेयर्स हैं दे आर लेस रिस्की। तो जब भी आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है वो चाहिए, उनमें से भी आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आप शेयर्स इशू करें या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें या फिर डिबेंचर्स इशू करें या फिर लोन लें, तो आपको ये देखना है कि इन सोर्सेस ऑफ फंड्स के साथ कितना रिस्क जुड़ा हुआ है और कितना इसका खर्चा आएगा। आप इस हिसाब से डिसीजन लेंगे कि आपको इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स रेज करने हैं। यहाँ पर रोल आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस जो हैं वो इसी चीज में हेल्प करते हैं कि हमें पता चल सके कि अलग अलग सोर्सेस से जुड़े हुए रिस्क्स कितने हैं और अलग अलग सोर्सेस को अगर हम रेज करते हैं तो उनसे जुड़ी हुई कॉस्ट्स कितनी है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस हमारे इन सवालों का जवाब देते हैं कि हम कितना पैसा इक्विटी से उठाएं, इक्विटी से कितना पैसा उठाएं। हमें इस सवाल का जवाब मिलता है कि हम प्रेफरेंस शेयर्स से कितना पैसा उठाएं, या फिर हम डिबेंचर्स या फिर डेट्स से कितना पैसा उठाएं। इन सभी सोर्सेज ऑफ फंड्स में हम दो चीजों को कंसिडर करते हैं कि इनसे जुड़ा हुआ रिस्क क्या है और इनको रेज करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी। इन दो चीजों को कंसिडर करते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कितना पैसा इक्विटी से, प्रेफरेंस शेयर्स से या फिर डिबेंचर्स से रेज कर सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसे कौन से कारक हैं जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसी चीजों को हमने, ऐसे फैक्टर्स को हमने डिस्कस करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 13 to 20 पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, the first factor that affects the capital structure is the size of the firm. फर्म का साइज क्या है? क्या स्मॉल साइज्ड फर्म है या फिर लार्ज साइज्ड फर्म है? अगर आपकी फर्म छोटी है, स्मॉल साइज फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है, तो ऐसे केस में आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लेना चाहते हैं, आपको ओनर्स फंड्स रेज करनी चाहिए या फिर आपको रिटेन्ड अर्निंग्स यूज करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। सोल प्रोप्राइटरशिप का जो सोल प्रोप्राइटर है दैट इज मिस्टर ए। मिस्टर ए मोस्टली अपना पैसा बिजनेस में लगाएगा, खुद के पैसे, ओनर्स फंड्स बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा, या फिर बिजनेस में बचाए गए जो पिछले पैसे हैं, पिछले कुछ सालों में जो पैसे उस ओनर ने बचाए हैं, उन पैसों को अपने बिजनेस में लगा देगा। सिमिलरली इन पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी।
ABC तीनों अपने अपने पैसे अपनी अपनी सेविंग्स बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये होगा सोर्स ऑफ फंड फॉर स्मॉल साइज बिजनेस। लेकिन अगर हम लार्ज साइज्ड फर्म्स की बात करें, लार्ज साइज्ड फर्म्स ना सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के लिए शेयर्स इशू कर सकती हैं, बल्कि इनको बैंक लोन्स भी मिल जाते हैं। अगर हम स्मॉल साइज फर्म्स की बात करें, क्योंकि इनका साइज छोटा है, तो ये ना तो शेयर्स इशू कर सकते हैं, शेयर मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, और ना ही इनको बैंक लोन्स इजीली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि बैंक्स की जो कंडीशंस होती हैं वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए स्ट्रिक्ट होती हैं। जो बैंक्स हैं वो रिलक्टेंट होते हैं छोटे बिजनेसेस को लोन्स देने के लिए। तो जो स्मॉल साइज फर्म्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है पैसा अरेंज करना। वो ना शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, ना ही बैंक लोन्स अरेंज कर पाते हैं। लेकिन अगर हम लार्ज साइज फर्म्स की बात करें, तो लार्ज साइज फर्म्स के साइज की वजह से वो शेयर मार्केट में भी एंटर कर सकते हैं, वो शेयर्स इशू कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो बैंक लोन्स भी ले सकते हैं, जिस वजह से इनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है दैट इज फ्लेक्सिबल। इनका कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको शेयर्स भी मिल जाएंगे, शेयर्स में भी आपको इक्विटी शेयर्स भी मिल जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स भी मिल जाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स भी मिल जाएंगे, और डिबेंचर्स भी मिल जाएंगे। जो साइज ऑफ फर्म है ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में। The second factor that determines the capital structure is the stability of earnings. Stability of earnings. What is stability? Stability का मतलब है स्थिरता। And what are earnings? कमाई। आपकी कमाई में स्थिरता कितनी है? देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हम डिबेंचर्स की बात करें या फिर लोन्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है, इसलिए यहाँ पर रिस्क होता है ज्यादा। लेकिन यदि हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं पे करना, यहाँ पर फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिस्क होता है कम। तो अगर एक ऐसी फर्म है जिसकी अर्निंग्स, एक ऐसी फर्म जिसकी अर्निंग्स स्टेबल है, स्टेबल अर्निंग्स हैं, स्थिर अर्निंग्स है, उसे पता है कि मुझे हर साल इतनी कमाई होगी ही होगी, तो ऐसे में उस फर्म को डिबेंचर्स की तरफ जाना चाहिए, डिबेंचर्स या फिर लोन्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल अर्निंग्स हैं, ये फिक्स्ड लायबिलिटी को पूरा कर सकता है। लेकिन यदि हम बात करें ऐसी फर्म की जिसकी अनस्टेबल अर्निंग्स हैं या फिर फ्लक्चुएटेड अर्निंग्स हैं, कमाई में स्थिरता नहीं है, किसी साल पैसा आ जाता है, किसी साल पैसा नहीं आ पाता, तो यहाँ पे यदि वो डिबेंचर्स इशू कर देगा वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा, इसलिए यहाँ पर उसे डिबेंचर्स कम इशू करने चाहिए और शेयर्स की तरफ जाना चाहिए या फिर ओनर्स फंड्स की तरफ जाना चाहिए। उधार का पैसा कम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर आपके बिजनेस में अर्निंग्स में स्थिरता है, आपको पता है कि इतनी अर्निंग्स आपको प्रति वर्ष होंगी, तो वहां पर आप बोरोड फंड्स को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अर्निंग्स अनस्टेबल हैं, किसी साल पैसा ज्यादा आता है, किसी साल कम आता है, तो वहां पर आप ज्यादा ओनर्स फंड्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं और आपको डिबेंचर्स या फिर उधार की कमाई को अवॉइड करना होगा। Third factor in capital structure decisions is the degree of competition.
फिर प्रतिस्पर्धा की मात्रा क्या है, कंपटीशन की मात्रा क्या है, कितना हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है। यदि कंपटीशन ज्यादा है, दो सिनेरियोस की बात करेंगे, हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन एंड लो डिग्री ऑफ कंपटीशन। यदि कंपटीशन ज्यादा है तो आपको इक्विटी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, ओनर्स फंड्स का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए और डेट को कम इस्तेमाल करना चाहिए। और जहां पर कंपटीशन कम है वहां पर आपको इक्विटी कम यूज करनी चाहिए और डेट का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जहां पर कंपटीशन हाई रहता है वहां पे आपको अर्निंग्स का नहीं पता, आपको सेल्स का नहीं पता कि सेल्स कितनी होगी। कंपटीशन हाई है, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको सेल्स का अंदाजा नहीं है, आप सेल का फोरकास्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता आपकी सेल्स का फोरकास्ट क्या है, आपको कितनी सेल्स होंगी, तो आप अपनी अर्निंग्स का अंदाजा नहीं लगा सकते। और जहां पे आपको अर्निंग्स का अंदाजा नहीं है वहां पर आप रिस्क नहीं ले सकते। और यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको डिबेंचर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। यू शुड गो फॉर इक्विटी। ऑपोजिट सिनेरियो देखते हैं, कंपटीशन लो है, आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है मार्केट में, एक या दो लोग हैं मार्केट में, आपको पता है कि आपकी सेल्स का फोरकास्ट क्या रहेगा, आपके पास कितने कस्टमर्स आएंगे, आपको पता है कि आपकी अर्निंग्स कितनी रहेंगी। क्योंकि आप अर्निंग्स का अंदाजा लगा सकते हैं तो आप फिक्स्ड लायबिलिटी पे कर सकते हैं, और क्योंकि आप फिक्स्ड लायबिलिटी पे कर सकते हैं तो आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं या फिर डेट से पैसा रेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इक्विटी का इस्तेमाल कम करना चाहिए, कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको डिबेंचर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर कम करना चाहिए। तो जो डिग्री ऑफ कंपटीशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म सोर्सेस को इक्विटी से रेज करते हैं या फिर डेट से रेज करते हैं। Another factor is stages of life cycle. Stages of life cycle of the firm. ये किस चरण में है? एक फर्म जो है वो अपने जीवन चक्र के किस चरण में है? देखिए, अगर हम जीवन चक्र की बात करें तो एक फर्म के लाइफ साइकिल में जीवन चक्र में क्या क्या स्टेजेस आती हैं? द फर्स्ट स्टेज दैट कम्स इज द स्टार्टअप स्टेज। ये स्टार्टअप स्टेज है जब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्टेज जो आती है दैट इज द ग्रोथ स्टेज। यहाँ पर आपकी कमाई बढ़ना शुरू होती है, आपकी सेल्स इंक्रीज करना शुरू होती है, यहाँ पर जो फर्म है वो ग्रोथ स्टेज में होती है। देन कम्स द मैच्योरिटी स्टेज। सबसे ज्यादा पीक पर जब आपका बिजनेस होता है दैट इज द मैच्योरिटी स्टेज। और इसके बाद डिक्लाइन स्टेज आता है जब आपकी सेल्स और बिजनेस जो है वो डाउन जाना शुरू हो जाता है। सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म। देखिए, यदि हम बात करें इन स्टार्टिंग स्टेजेस की, जहां पर आपने बिजनेस अभी स्टार्ट ही किया है और आप ग्रोइंग स्टेज पर हैं, इस स्टेज में बिजनेस फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। पूरे चांसेस होते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो डूब जाएगा, आगे चलेगा नहीं। इनिशियल स्टेजेस में आपको डर रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डर रहता है कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं कर सकते, और जहाँ पे आप फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं कर सकते वहां पे आप उधार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप डेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते।
सो ऐसे में आपको उधार का इस्तेमाल या तो कम रखना होगा या नहीं रखना होगा, और ऐसे में आपको इक्विटी का इस्तेमाल या फिर ओनर्स फंड्स का इस्तेमाल ज्यादा रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं पता कि हो सकता है कि आपका बिजनेस डूब जाए, तो यहाँ पर आप रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जहां पर आप ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज पर होते हैं, यहाँ पर ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज के बीच में होते हैं, वहां पर क्योंकि आप सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो रहा होता है, आपको सेल्स का पता है, आपको पता है कि आपके पास कितनी अर्निंग्स आने वाली हैं, वहां पर आप बहुत आराम से अपनी फिक्स्ड कमिटमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। आप फिक्स्ड कमिटमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, और इंटरेस्ट पे कर सकते हैं दैट मीन्स कि आप उधार का पैसा उठा सकते हैं, आप डिबेंचर्स और डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां पर आप डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे आप इक्विटी कम रखिए। फाइन। So these are 4 points that we have to discuss today. बाकी के points जो हैं वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक बार ये सारा हम रिवाइंड कर लेते हैं अब तक हमने जो भी किया है। सो हमारा चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर को बिगिन करने के लिए हमने समझा कि कैपिटल क्या है। ओनर किसी भी तरह का कैश या फिर एसेट्स जो अपने बिजनेस में डालता है उसे आप कैपिटल कहते हैं। जो टोटल कैपिटल है उसके लिए पैसा आपके पास कहाँ से आता है? शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से आता है और लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आता है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में आपके पास ओवरड्राफ्ट है, बिल डिस्काउंटिंग है, या फिर आपने उधार पे सामान उठा लिया है, या फिर बैंक लोन है शॉर्ट टर्म के लिए। दीज आर द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो आप बिजनेस में इंजेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपके पास आते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बैंक लोन। तो जहां पर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं वहां पे हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आने चाहिए। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का प्रोपोर्शन क्या है, शेयर्स कितने हैं, डिबेंचर्स कितने हैं, बैंक लोन कितना है। इसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं जब आप इन सब की प्रोपोर्शन चेक करते हैं इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब अगर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करें, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फंड्स, या फिर आपके पास ओनर्स फंड्स हैं जिसे आप प्रोप्राइटर्स फंड्स भी कहते हैं, आपके पास बोरोड फंड्स हैं। ओनर्स फंड्स में आपके पास इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आते हैं, एंड बोरोड फंड्स में आपके पास उधार का पैसा आता है, जैसे कि आपने डेट्स ले रखे हैं या फिर डिबेंचर्स इशू करे हैं। अब जब आप सोर्सेस ऑफ फंड्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको 2 फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। द फर्स्ट वन इज द रिस्क एंड द अनदर वन इज द कॉस्ट। कुछ सोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि कम कॉस्टली होते हैं लेकिन रिस्क उनमें ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को ज्यादा रिस्की इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही है। आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो मैटर नहीं करता, आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, इसलिए डिबेंचर्स को आप ज्यादा रिस्की मानते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको 10% से ज्यादा कुछ भी नहीं देना, इसीलिए जो डिबेंचर्स हैं या फिर डेट है उसे कम कॉस्टली माना जाता है। लेकिन यदि हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स ज्यादा रिस्की हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट के हिसाब से आपका जो डिविडेंड का रेट है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं है। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो आपको ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है, अगर प्रॉफिट कम है तो आप कम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं है। यदि लॉस है तो वहां पर आपको डिविडेंड नहीं भी डिक्लेयर करना होता। सो यहाँ पर रिस्क रहता है कम क्योंकि फिक्स्ड लायबिलिटी यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये रिस्की कम है, इसी वजह से रिस्की कम है क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस जो हैं किस चीज में हेल्प करते हैं आपको ये देखने में कि इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना रखें, या प्रेफरेंस शेयर से कितना पैसा उठाएं, या डेट से उधार से कितना पैसा उठाएं। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारक हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ऐसे हम ऑलमोस्ट 13 to 15 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द फर्म। तो फर्म के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसा जो है वो ओनर्स फंड से उठाते हैं
या फिर बोरोड फंड से उठाते हैं। यदि आपकी जो फर्म का साइज है वो छोटा है, आप सोल प्रोप्राइटर हैं या फिर आप पार्टनरशिप फर्म में हैं, तो वहां पे आप खुद के पैसे या खुद की सेविंग्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर आपको शेयर मार्केट में एक्सेस नहीं मिल पाता और आपको बैंक लोन भी बहुत इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन यदि आप लार्ज साइज फर्म है, जैसे कि आपकी कंपनी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पर आप शेयर्स इशू कर सकते हैं और आपको साथ के साथ बैंक लोन्स भी मिल जाते हैं। जो लार्ज साइज फर्म है उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल रहता है। दूसरा फैक्टर हमने डिस्कस किया था स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। आपकी जो कमाई है उसमें स्थिरता कितनी है। यदि आपको पता है कि आपकी जो कमाई है वो स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी, आपको प्रति वर्ष इतनी अर्निंग्स होंगी, तो वहां पर आप फिक्स्ड लायबिलिटी दे सकते हैं। और जहां पे आप फिक्स्ड लायबिलिटी की पूर्ति कर सकते हैं वहां पर आप डिबेंचर्स या फिर लोन्स का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। और जहां पर आपकी जो अर्निंग्स हैं वो अनस्टेबल है, नहीं पता आपको कितनी अर्निंग्स होने वाली है, वहां पे आप डिबेंचर्स का इस्तेमाल कम रखिए और शेयर्स को ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट फैक्टर इज द डिग्री ऑफ कंपटीशन। यदि कंपटीशन ज्यादा है मार्केट में, आप इक्विटी ज्यादा इस्तेमाल करें, डेट कम इस्तेमाल करें। और यदि कंपटीशन कम है तो आप इक्विटी का इस्तेमाल कम करें और डेट का फायदा ज्यादा उठाएं। द लास्ट point that we discussed for today was the stages of life cycle of the firm. जो फर्म है वो अपने जीवन चक्र के कौन से चरण पर है। यदि आप स्टार्टअप और ग्रोथ स्टेज में है, वहां पर चांसेस हैं कि आपका जो बिजनेस है वो फेल हो जाए स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आप फिक्स कमिटमेंट नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए आप उधार का पैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पर आप इक्विटी से पैसा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि आप ग्रोथ से मेच्योरिटी की स्टेज में है, यहाँ पर आपको पता है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पर आप फिक्स कमिटमेंट ले सकते हैं। आप बोल्ड इनफ है कि आप फिक्स कमिटमेंट ले सके, आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, जिस वजह से आप डेट का इस्तेमाल करेंगे ज्यादा और इक्विटी का कम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।